नमस्कार सभी को। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने समझा था जो अपने देश के सीमा से लगता है भूटान के बारे में। आज भी हम लोग समझेंगे जो अपने देश के सीमा से ही लगता है म्यांमार, इसके बारे में। देखिए, इंडिया किनारे किनारे जितने देश बसे हैं, यानी इंडिया के सीमा से जितने देश लगते हैं, हर वीडियो में एक एक कंट्री उठाएंगे और इसको मैप के थ्रू अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, कोई भी टॉपिक अगर समझना है आपको ज्योग्राफी का, तो मैप का आना जरूरी है। मैप के बारे में अगर आपको अच्छे से नॉलेज है तो सारे क्वेश्चन आपके लगभग 70 से 80% क्वेश्चन ऐसे ही हल हो जाते हैं। तो हम भी पूरी कोशिश करते हैं कि मैप के थ्रू समझाने के, ताकि दिमाग में फीड हो जाए। देख करके जो चीजें बैठ जाती है दिमाग में, वो जल्दी भूलता नहीं है। बाकी रटने से कितना आप रटेंगे, एक रटेंगे तो 20 दिन के बाद भूल जाएगा, और एक बार किसी फिगर को देख लेंगे तो दिमाग में सेट हो जाता है। तो म्यांमार के बारे में आज हम लोग समझेंगे, म्यांमार का इतिहास समझेंगे। म्यांमार भारत से कब अलग हुआ, कब तक कितने मतलब सालों तक रहा है, कौन कौन से देश इस पे राज किए हैं, पूरा डिटेल में समझेंगे। देखिए, हमने ये फिगर बना रखा है, ये जानते होंगे। यहाँ से लेकर के जो पूर्वी हमारे राज्य हैं, ये 7 सिस्टर इसको कहते हैं। हमारे जो 7 राज्य इसमें आते हैं, कौन कौन से आते हैं, इसमें आ जाता है अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद से मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 7 राज्य आते हैं। इसी को हम लोग 7 सिस्टर कहते हैं। यानी जो भारत का देखेंगे, जो भारत का एक भौगोलिक दृष्टि है, एक जो हमने पिछले वीडियो में बताया था, जो चिकन नेक है, चिकन नेक से ही इधर बहुत काफी एरिया में आ जाते हैं 7 राज्य जो आते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं 7 सिस्टर। बाकी देखिए, ये हमने म्यांमार का फिगर बना रखा है, अभी इसमें फिगर में बना करके कुछ दर्शाना भी होगा। और ये है भूटान। ये हमने पिछले वीडियो में ही भूटान के बारे में बताया था। बाकी ये है अपना सिक्किम। सिक्किम भारत में कब विलय हुआ, ये भी आपको बताया था हमने। 1975 में सिक्किम भारत में विलय हो गया था। उसके बाद से ये आता है आपका नेपाल। नेपाल के बारे में भी हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। बाकी देखिए, ये आता है आपका बांग्लादेश। ये आता है आपका बांग्लादेश। अब देखिए, जो अपने जो 7 राज्य है, यानी ये है अरुणाचल प्रदेश, ये है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये चारों सीमा से लगता है अपना म्यांमार। तो एक पॉइंट ध्यान रखेंगे, पहला नंबर पे आता है कौन सा आपका, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद से दूसरा नंबर पे आता है आपका नागालैंड। तीसरे नंबर पे आ जाता है आपका मणिपुर, ठीक है। चौथा आपका आ जाएगा कौन सा, आ जाए आपका ये मिजोरम। मिजोरम, ये चारों पॉइंट ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, म्यांमार के बारे में कुछ समझने की कोशिश करते हैं। पहले इसके फैक्ट समझिए। यहाँ पे 1937 में, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है 1937 के पहले भारत का हिस्सा था। जो भारत था ये बहुत ही बड़े एरिया में था। इधर म्यांमार से लेकर के इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान था। यानी अफगानिस्तान से लेकर के म्यांमार तक था। बहुत ही बड़ा एरिया पहले भारत था। भारत भी कई हिस्सों में टूट गया है। इधर बांग्लादेश हो गया, उसके बाद से म्यांमार हो गया, पाकिस्तान हो गया, उसके बाद से अफगानिस्तान हो गया। तो यानी 1937 के पहले जो म्यांमार था ये अपने भारत का ही हिस्सा था। इसके पहले 1937 में ये भारत का हिस्सा था। कि म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है। आप जानते होंगे, एक क्वेश्चन ही पूछता है कि बर्मा किस देश को कहते हैं, तो म्यांमार को कहते हैं। और बर्मा था, इसकी राजधानी यंगून थी, रंगून नहीं था। देखिए, ये है रंगून। रंगून का भी जिक्र होता है, लेकिन जो मेन इसका नाम था ये था यंगून। इसी को रंगून भी कहा जाता था। हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है रंगून के बारे में। जो मुगल शासक था, रंगून ही भेजा गया था उसको। यानी जो पूरा म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था, इसकी राजधानी यंगून था। इसको रंगून रंगून के नाम से जानते थे। अच्छा हाँ, इसका जो नया नाम म्यांमार है, इसको 1989 में बर्मा से नाम बदल करके म्यांमार रख दिया गया है। अब इसकी राजधानी अगर देखेंगे प्रेजेंट में, तो नपीदा है। नपीदा है, ये भी पहाड़ पे बसा हुआ है जो नपीदा इसकी राजधानी है। म्यांमार भी काफी गरीब देश है, उबड़ खाबड़ एरिया है। यहाँ पे अशांति बहुत रहता है, हिंसा हमेशा रहता है। यहाँ का जो राजनीति है कभी भी स्टेबल नहीं हो पाया है। हमेशा कुछ ना कुछ हिंसा रहता है, कभी इस सरकार को गिराया, कभी उस सरकार को गिराया। ज्यादातर सैनिक जो यहाँ का आर्मी चीफ होते हैं, उन्हीं का हस्तक्षेप देश पे ज्यादा रहता है।
अगला पॉइंट देखिए क्या है कि भारत के 4 राज्यों से म्यांमार लगता है। अब देखिए यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे लिखा हुआ है हमने। फिर दूसरा नंबर पे आ जाएगा आपका नागालैंड, तीसरा नंबर पे आ जाएगा आपका मणिपुर, उसके बाद से चौथे नंबर पे आ जाएगा आपका मिजोरम। यानी जो म्यांमार है भारत के 4 राज्यों से लगता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, उसके बाद से मणिपुर और मिजोरम। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, ये भी पूछता है। अब अगला पॉइंट क्या आता है कि भारत म्यांमार को पहाड़ियों से अलग करता है। यानी जो म्यांमार और भारत दोनों अलग होते हैं, ये छोटे छोटे बीच में ही पहाड़ी आते हैं। ये बड़ी ही आसान है इनको याद करना, और इसी को अलग करता है। छोटे छोटे पहाड़ी हैं जो 4 राज्य से लगते हैं, इसी चारों राज्य में ही छोटे छोटे पहाड़ी हैं, वही म्यांमार और भारत को अलग करते हैं। और कौन कौन से पहाड़ी हैं देखेंगे। देखिए अरुणाचल प्रदेश में है पटकाई ब्रह्म, आपने नाम सुना होगा पटकाई ब्रह्म का। यानी अरुणाचल प्रदेश में जो छोटा सा एक हिल है वो म्यांमार और अरुणाचल प्रदेश का सीमा पे ही आता है, लेकिन पूरी तरह से अरुणाचल प्रदेश में ही आता है। ये आता है पटकाई ब्रह्म। उसके बाद से नागालैंड में आता है नागा हिल। ये नाम से ही है नागा हिल, बड़े आसान है, ध्यान इसको याद करना। अरुणाचल प्रदेश में पटकाई ब्रह्म, नागालैंड में नागा हिल, उसके बाद से मणिपुर में मणिपुर हिल, इसका नाम ही है इस पहाड़ी का कि मणिपुर हिल नाम है। उसके बाद से मिजोरम में आ जाता है एक मिजो हिल। बड़े आसान है, कितना मतलब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक क्वेश्चन पूछता है म्यांमार और भारत को कौन सा अलग करता है, आपको ऑप्शन दे देगा, उसी में से छांटना होगा। अरुणाचल प्रदेश में आपका पटकाई बम आ जाएगा, नागालैंड में नागा हिल आ जाएगा, उसके बाद से मणिपुर में मणिपुर हिल आ जाएगा, मिजोरम में मिजो हिल आ जाएगा। यानी इन 4 पहाड़ियों से म्यांमार उसके बाद से भारत को अलग करता है। अब म्यांमार के ही बॉर्डर पे आता है आपका आराकान युमा पहाड़ी, आराकान युमा श्रेणी। ये काफी लंबा है और म्यांमार का काफी फेमस पर्वत है आराकान युमा श्रेणी, और ये काफी पुराना है वहां का। जैसे भारत का सबसे पुराना अगर पर्वत देखेंगे तो है अरावली पर्वत, और ये भी काफी लंबा है अरावली पर्वत। तो ऐसे म्यांमार का जो सबसे लंबा पर्वत है वो आराकान युमा श्रेणी है, जो काफी लंबा है। अरुणाचल प्रदेश से लेकर के ये मणिपुर और आधा लगभग मिजोरम तक ये आ जाता है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे, आराकान युमा श्रेणी म्यांमार में है। अब म्यांमार की जो बाउंड्री है ये किन किन देशों से लगता है, तो देखिए ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश का सीमा जो आता है यहां तक आता है बांग्लादेश का, तो इधर आ जाता है आपका बांग्लादेश। उसके बाद से बाकी तो ये भारत का आता है, भारत के बारे में हम लोग जान ही रहे हैं। उसके बाद से ये ऊपर का जो पॉइंट है ये आ जाता है आपका चाइना, ठीक है, ये आता है चाइना। उसके बाद से इधर का पॉइंट अगर देखेंगे आपको तो ये आ जाता है आपका लाओस, लाओस, ठीक है। उसके बाद से ये नीचे का पार्ट है आपका है थाईलैंड। भारत जो म्यांमार है एक कितने देश उसके सीमा से लगता है, बांग्लादेश, इंडिया, चाइना, लाओस, थाईलैंड। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। अब अगला पॉइंट समझते हैं। म्यांमार को स्वर्ण पगेड़ों का देश कहा जाता है। स्वर्ण पगेड़ों का मतलब होता है जो म्यांमार है यहाँ बौद्धों का मंदिर जो है बहुत ही बढ़िया बढ़िया बनाया गया है, और उस मंदिर में जो बड़े सा गुंबद ऊपर बनाया जाता है इसी को हम लोग बोलते हैं पगोड़ा। तो म्यांमार में बहुत ही अच्छा खासा बौद्धों का मंदिर बनाया गया है, इसीलिए म्यांमार को स्वर्ण पगोड़ों का देश कहा जाता है। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे बौद्धों का मंदिर बहुत है, बौद्ध धर्म मानने वाले म्यांमार में बहुत ज्यादा है। अब अगला पॉइंट देखिए। अच्छा हाँ, ये पॉइंट हमने भूल गया, जो इसका क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेता है जो भारत और म्यांमार की सीमा लगता है कितने किलोमीटर तक आता है, तो यहाँ ध्यान रखेंगे अरुणाचल प्रदेश से लेकर के मिजोरम तक ये 1643 किलोमीटर का बाउंड्री लगाता है इंडिया और म्यांमार, ठीक है। उसके बाद से अगला पॉइंट देखेंगे सान का पठार। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है सान का पठार, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सान का पठार किस देश में है। तो जो म्यांमार है, म्यांमार के ऊपर ही एक काफी बड़े एरिया में लगभग इस सान का पठार है। सान का पठार जो है एक खनिज के लिए काफी फेमस है, एक पॉइंट ध्यान रखेंगे। सान का पठार जो है खनिज के लिए काफी फेमस है। बाकी यहाँ से तेल निकाली जाती है, टंगस्टन, टीन, और यहाँ से मोती भी निकाली जाती है इस पठार से, जो सान का पठार है।
अब आगे पॉइंट क्या लिखा हुआ, यहाँ का फेमस रिवर कौन सा है। फेमस रिवर देखिए यहाँ का एक नदी निकलता है चाइना से और ये म्यांमार से इंटर करते हुए काफी लंबी दूरी तय करते हुए ये गिरता है मर्तबान की खाड़ी। ये जो है मर्तबान की खाड़ी है, मर्तबान की खाड़ी। और इस नदी का जो नाम है इरावती नदी, इरावती नदी। यानी जो म्यांमार का जो फेमस नदी है वो इरावती नदी है, जो चाइना से आती है और म्यांमार होते हुए एक मर्तबान की खाड़ी में गिर जाती है, इरावती नदी। म्यांमार में बहुत कम ही नदी है, 3 ही 4 नदी है। अगर और देखेंगे यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है फेमस रिवर जो है इरावती नदी है, जो म्यांमार का जीवन रेखा कहा जाता है। जीवन रेखा का मतलब है जो देखिए जो नदी है ये म्यांमार के बीचों बीच आ रही है, यानी इस नदी का जो वाटर लेवल है काफी अच्छा है और इस नदी से ही काफी सिंचित होता है। यहाँ का जो पानी है इस नदी में काफी बड़े लेवल पे वहाँ का वाटर लेवल सही रहता है, उसके बाद से वहाँ पे सिंचाई बड़ी मात्रा में होता है, इसीलिए ये सबको जीवन रेखा कहा जाता है। जो भी नदी किसी भी देश में अच्छे लेवल का अगर वाटर यूज हो रहा है उसका, तो उसी को हम लोग जीवन रेखा बोलते हैं। बाकी और नदी एक देखेंगे, एक आध नदी और कि चाइना से एक और नदी और निकलता है, वो भी आकर के मर्तबान की खाड़ी मिल जाता है। इसका नाम है सालवीन नदी। हमने बताया कि म्यांमार में बहुत ही कमी नदी है, 3 ही 4 नदी ऐसे फेमस है। एक इरावती नदी, ये तो क्वेश्चन पूछता है, और दूसरा रखेंगे सालवीन नदी। सालवीन नदी जो है ये म्यांमार के बॉर्डर होते हुए इसी के सीमा से आता है, मर्तबान की खाड़ी में लग जाता है। सालवीन नदी किनारे यहां से निकाला जाता है, यहाँ पे होता है अफीम की खेती। सालवीन के किनारे किनारे देखेंगे तो म्यांमार आ जाएगा, हमने बताया लाओस आ जाएगा, उसके बाद इधर थाईलैंड, यानी लाओस, थाईलैंड, म्यांमार, इन तीनों देश में अफीम का खेती बहुत बड़े मात्रा में होता है। अभी आगे चल के पॉइंट समझेंगे कि कैसे व्यापार म्यांमार और भारत में ये सब करते हैं ज्यादातर। उसके बाद से डिफू पास आता है। डिफू पास के बारे में भी सुना होगा आपने डिफू पास देखिए यहाँ पे है कुछ इसका ऐसे आएगा, डिफू पास, डिफू पास यानी डिफू दर्रा है, तो ये म्यांमार का, लेकिन फिर भी ये ट्रांजैक्शन पे है। इधर इंडिया आ जाता है, इधर चाइना आ जाता है, इधर आपका म्यांमार आ जाता है, और ये इंडिया और म्यांमार को लेकर के विवाद भी है। यहाँ पे लिखा हुआ है डिफू ट्रायंगल, इंडिया, उसके बाद से म्यांमार और चाइना। तो इंडिया और म्यांमार को लेकर के ये विवाद है, डिफू पास को लेकर के। क्यों विवाद है? इंडिया कहता है कुछ हिस्सा मेरा है और म्यांमार कहता नहीं पूरा मेरा है। तो इस पॉइंट पे ध्यान रखेंगे। डिफू पास जो है, डिफू दर्रा, वो ट्रांजैक्शन पे है। और म्यांमार का जो काफी नीचे तक आता है इसका एरिया, यहाँ पे देखेंगे तो कोको आइलैंड है, जो पहले भारत का हिस्सा था। भारत ने इसको दान में दे दिया था अमेरिका को, सॉरी म्यांमार को। अच्छा, कोको आइलैंड है, ध्यान रखेंगे, एक कोको आइलैंड और कोकोस आइलैंड अलग अलग है। कोको आइलैंड ये म्यांमार का हिस्सा है, अब कोकोस आइलैंड जो है ये इंडोनेशिया का हिस्सा है। जब हम इंडोनेशिया के बारे में बताएंगे तो उससे अच्छे से बताएंगे कि कोकोस आइलैंड कहाँ पे है। तो ध्यान रखेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है कोको आइलैंड, क्योंकि इसी के जस्ट नीचे अपना अंडमान निकोबार द्वीप समूह आ जाता है। यानी पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह आ जाएगा, उसके बाद से कोको आइलैंड, फिर म्यांमार आ जाता है। देखिए म्यांमार और इंडिया में तस्करी बहुत ज्यादा होता है। म्यांमार में गरीबी बहुत है और यहाँ का जो राजनीति है काफी उथल पुथल रहता है, कभी आर्मी चीफ का काफी हस्ताक्षर रहता है, राजनीति यहाँ ढंग से चलता ही नहीं है। यहाँ पे हिंसा बहुत होता है म्यांमार में। तस्करी इंडिया से और म्यांमार से ज्यादातर क्या होता है, यहाँ पे अफीम होता, तो अफीम का भी ज्यादा तस्करी होता है। अब इसलिए ज्यादा हो जाता है, यहाँ पे भारत सरकार भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये बहुत ही दुर्गम एरिया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम देखेंगे तो पूरा पहाड़ी पहाड़ है, यहाँ पे ज्यादातर जंगल ही है। इसीलिए सुरक्षा की दृष्टि से ये काफी महत्वपूर्ण तो है, लेकिन कभी कहीं कहीं है यहाँ पे चुनौती बनी हुई है, इसीलिए भारत सरकार भी यहाँ पे रोक नहीं पा रही है। अफीम की तस्करी होता है, उसके बाद से देह व्यापार बहुत होता है। जानते होंगे म्यांमार से जब भगाया गया था रोहिंग्या मुस्लिमों को, तो यहीं पे यहाँ से ज्यादा भाग भाग करके आए थे। देह व्यापार ज्यादा होता है। बाकी और कई आतंकियों का खेती अड्डा बन चुका है, कई ऐसे मामले यहाँ पे आते रहते हैं, हिंसा हमेशा होता रहता है। बाकी देखिए इस जंगल में
चंदन का लकड़ी बहुत फेमस है, तो चंदन की लकड़ी का भी तस्करी बहुत ही बड़े लेवल पे ये सब करते हैं। खैर हमेशा ये सब पकड़ाते रहते भी हैं, यहाँ पे आतंकवादी भी हैं। आई होप आपको म्यांमार के बारे में समझ में आ गया होगा अच्छे से। हमने मैप के थ्रू समझाने की कोशिश किया है। 2-3 पॉइंट इसमें ध्यान रखेंगे, जैसे यहाँ का फेमस नदी इरावती है, बाद की एक सालवीन नदी रखेंगे, सांड का पठार काफी फेमस है, इसको ध्यान रखेंगे। अगले वीडियो में किसी और कंट्री के बारे में हम लोग समझेंगे। आज के लिए धन्यवाद।